This is Karnataka. No English, only Kannada. ओके 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 सच में अगर हम सारे उठकर बैंगलोर से चले गए, तुम्हारा शहर ना खाली हो जाएगा। साथियों, हम सबको लगता है कि हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है, नेशनल लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। तो आज मैं एक ऐसे विवाद पर बात करने वाला हूं जो बेंगलुरु में अक्सर जिसको लेकर विवाद होता रहता है। कन्नड़ भाषी और हिंदी भाषी जो हैं आपस में आमने सामने नज़र आते हैं। अभी सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। कन्नड़ भाषी जो हैं, जो कन्नड़ भाषा के समर्थक हैं कि बेंगलोर में कन्नड़ बोली जानी चाहिए और ख़ासकर कर्नाटका में कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल अगर उत्तर भारत के लोग जा भी रहे हैं तो वो भी करें। वो लोग और दूसरे ऐसे लोग कि देश की भाषा हिंदी है और पूरे देश में हिंदी लागू करनी चाहिए, दोनों लोगों में विवाद हो रहा है। तो इसी विषय को लेकर बात करूंगा कि आखिर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। क्या पूरे देश में हिंदी भाषा लागू करनी चाहिए, कंपलसरी करनी चाहिए, या जो राज्य हैं उनमें कन्नड़ भाषा लागू रहनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसी पर हम बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप लोगों को लगता है या अधिकतर उत्तर भारतीयों को लगता है कि हिंदी जो है राष्ट्रीय भाषा है, जबकि ऐसा सच नहीं है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को संविधान की 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया और सभी भाषाएं जो हैं हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं। सभी भाषाओं का अपना महत्व है और सभी का बराबर महत्व है। हिंदी का अधिक महत्व नहीं है और ना ही कन्नड़ का या तमिल का कम महत्व है, तो सभी भाषाओं का बराबर महत्व है। तो जो दक्षिण भारतीय लोग अक्सर हिंदी के खिलाफ आंदोलन करते हैं उसके बहुत सारे कारण भी हैं। तो सबसे पहले मैं कारण पे जाना चाहूँगा। होता क्या है कि कई ऐसे केंद्रीय परीक्षाएं हैं जो आज केवल हिंदी और इंग्लिश में आयोजित की जा रही हैं। जैसे आप बैंक्स में देखते हैं, बैंक का उदाहरण सबसे बड़ा उदाहरण है। खासकर केंद्रीय जो बैंक हैं उनकी परीक्षाएं केवल हिंदी और अंग्रेजी में होती हैं, जिससे जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं जैसे कन्नड़ है, तमिल है, वो लोग नाराज़ होते हैं। तो हिंदी के खिलाफ इसके कारण भी एक माहौल बना है। दूसरा कारण है कि केंद्र सरकार की जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हिंदी दिवस मनाए जाते हैं, हिंदी को लेकर चर्चा होती है, हिंदी को लेकर बात होती है और ऐसे दिखाया जाता है जैसे हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, जिसको लेकर भी दक्षिण में एक आंदोलन की तरह ये चीज़ें उठती हैं और वो लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं अपने स्तर से अगर मैं देखूँ तो इसमें प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर दक्षिण भारतीय लोगों के लिए हिंदी बोलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज रही है। तो इंग्लिश जो है वो ज़्यादा प्रीफर करते हैं वो लोग और इंग्लिश उनके लिए आसान भी है। अगर हम हिंदी लागू करें तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी उस पर अगर मैं बात करूं, तो अगर दक्षिण भारतीय राज्यों में हिंदी लागू की जाए तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे हैं उन्हें होगी, क्योंकि वो स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। और अगर कोई बच्चा स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, स्टेट बोर्ड में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए आसान नहीं है हिंदी में परीक्षाएं देना, इवन इंग्लिश में भी परीक्षाएं देना आसान नहीं है। तो जो भी केंद्रीय परीक्षाएं हैं वो अगर क्षेत्रीय भाषाओं में, कन्नड़ भाषा में, दक्षिण भारतीय भाषाओं में हो, वो बहुत ज़रूरी है। इससे हिंदी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है वह भी कम होगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होने वाली है अगर हम हिंदी या इंग्लिश दो ही जो मोड हैं परीक्षा के रखें, दो ही भाषाओं में परीक्षाएं लेंगे। और दूसरी बात, इससे क्या होगा, डिवाइड क्रिएट होगा, जो कि बेंगलुरु में आप देख भी रहे हैं। बेंगलुरु का जो विवाद है वो इसका एग्जाम्पल है और अक्सर बेंगलुरु में विवाद होता है। जब 2011 में मेट्रो ट्रेन बेंगलुरु में चलाई गई थी तब भी विरोध हुआ था कि मेट्रो में हिंदी में जो सिंबल्स लगाए गए थे, उनका कहना था कि अगर दिल्ली में कन्नड़ भाषा में जो जगह हैं उनके नाम नहीं लिखे जाते तो बेंगलुरु में हिंदी भाषा में नाम क्यों लिखे जाने चाहिए। और उनका पॉइंट कहीं ना कहीं सही भी था। और अगर हम उन पे इम्पोज करेंगे हिंदी, जैसे मैंने बताया परीक्षाओं में या कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो तो केवल अगर हिंदी इंग्लिश लिखी होगी, उनकी क्षेत्रीय भाषाएं नहीं होंगी, अगर हिंदी भाषी लोग उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उसका विरोध तो होना ही है और वही विरोध आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम हिंदी इम्पोज करेंगे दक्षिण भारतीय राज्यों पर, क्योंकि हिंदी हम इम्पोज कर नहीं सकते, ये हमारा अधिकार नहीं है, हर राज्य की अपनी भाषा है, और अगर हम इम्पोज करेंगे, हम इस तरह का माहौल बनाएंगे तो इससे हमारे और उनके बीच में डिवाइड क्रिएट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अगर हम हिंदी उनके ऊपर इम्पोज करें। तो इस विवाद से ये भी हमारे सामने आया है कि किस तरह से सोशल मीडिया पर स्ट्रगल होते हैं, किस तरह से एक दूसरे को अब्यूज़ किया जाता है, एक दूसरे के लिए गलत भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। कई यूज़र हैं जो गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके मैं आपको ट्वीट्स भी यहाँ पर दिखाऊंगा, जो आप देख भी सकते हैं, जो आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो दूसरा, आप सॉल्यूशन क्या है, अगर हम ये जो भाषा विवाद है इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और इस तरह के भाषा विवाद अक्सर होते रहे। मुंबई में भी आप लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा को लेकर विरोध होता रहा है। तो इसको
इसके सॉल्यूशंस क्या हैं उस पर मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। अभी मैंने प्रॉब्लम रखी और उस प्रॉब्लम से जो पिछड़े दलित आदिवासी छात्र हैं उन्हें समस्याएं होने वाली हैं। अगर हम वहाँ हिंदी इम्पोज करेंगे, इंग्लिश इम्पोज करेंगे, तो जो अगड़े वर्गों के लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, वो आगे बढ़ेंगे और जो पिछड़े दलित आदिवासी हैं, जो रूरल क्षेत्रों में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, उन्हें समस्याएं होंगी। तो इसलिए भी हमें हिंदी इम्पोज नहीं करनी चाहिए। दूसरा, इससे डिवाइड क्रिएट होगा। अब सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि हम जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है, त्रिभाषीय फार्मूला, हम दक्षिण भारतीय राज्यों में इसको लेकर भी विरोध होता है केंद्र सरकार का कि उत्तर भारत में कोई भी दक्षिण भारतीय भाषा नहीं पढ़ाई जाती, जबकि दक्षिण भारत में हम हिंदी भाषा को कंपलसरी करते हैं। तो उत्तर भारत में त्रिभाषीय फार्मूला लागू होना चाहिए। त्रिभाषीय फार्मूला लागू करके दक्षिण भारत की एक भाषा उत्तर भारत में पढ़ाई जानी चाहिए। हर स्कूल में दक्षिण भारत की एक भाषा, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, एक ना एक भाषा समाहित की जानी चाहिए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं दक्षिण भारतीय लोग हिंदी सीखें, तो क्या हमें नहीं चाहिए कि हम दक्षिण भारतीय भाषा सीखें? अगर हम वहाँ 5 साल 10 साल के लिए रहने जा भी रहे हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं दक्षिण के, उन्होंने लिखा भी था कि अगर आप 10 साल 5 साल के लिए रह रहे हैं कर्नाटका में, तो आपको कन्नड़ सीखनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे हैं, आप सोच रहे हैं नहीं वो हिंदी में सीखेंगे, आप इंग्लिश भी नहीं सीख रहे हैं, तो एक समस्या तो क्रिएट होती है। तो सबसे बड़ी बात यही कर सकते हैं, हम त्रिभाषीय फार्मूला उत्तर भारत में लागू करें और उसमें एक दक्षिण भारतीय भाषा को कंपलसरी किया जाए। इससे हमारे और उनके बीच में जो संघर्ष है वो कम होगा और हमारे उनके बीच में कल्चरल जो एक्सचेंज है वो भी बढ़ेगा, हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा। क्योंकि भाषा जो है संस्कृति का एक केंद्र होती है। और तमिल भाषा जो है वो तो 2000 साल पुरानी भाषा है। तमिल भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है, संस्कृत भाषा से भी पुरानी है। लेकिन हम अक्सर पढ़ते हैं उत्तर भारत में कि संस्कृत पुरानी है, झूठ हमें पढ़ाया जाता है। तो हम उन भाषाओं को कमतर आंकते हैं, उन भाषाओं के प्रति हीन भावना रखते हैं, तमिल के प्रति रखते हैं, जबकि वो पुरानी भाषा है। लेकिन हम नहीं बताते कि भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल है, संस्कृत उसके बाद डेवलप हुई है। दूसरा, हम कर सकते हैं कि अंग्रेजी जो है उसे हम कनेक्टिंग लैंग्वेज रखें। क्योंकि अंग्रेजी, देखिए, अगर मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, दक्षिण भारतीय लोग भी, हम सब अगर अंग्रेजी सीखते हैं तो हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम आती है। तो दूसरा काम हम कर सकते हैं कि अंग्रेजी को कनेक्टिंग लैंग्वेज रखें। ऐसा प्रयास ना करें कि हम पूरे देश पर हिंदी थोपें, हिंदी को वैकल्पिक रखें। कोई सीखना चाहता है सीखे, अगर उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हिंदी में उसे नौकरी मिलेगी तो वो ज़रूर सीखेगा। लेकिन अगर हम चाहें नहीं पूरे भारत में लोगों को हिंदी सीखनी चाहिए, मुझे लगता है पूरे भारत में लोग हिंदी समझते हैं, लेकिन अगर हम उन पर थोपेंगे, उनकी भाषा को सेकेंडरी करेंगे तो समस्याएं आएंगी। तो हमें अंग्रेजी को कनेक्टिंग लैंग्वेज रखना चाहिए, जो हमारे लिए भी उतना ही सीखना ज़रूरी है और उनके लिए भी है। हम दोनों के लिए कॉमन ग्राउंड भी रहेगा, क्योंकि हमारी भाषा मातृभाषा भी नहीं है उनकी भी, तो कम विरोध जो है कम होगा। दूसरा यह है कि जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की परीक्षाएं हो, राज्य सरकार की परीक्षाएं हो, सभी परीक्षाएं भारत की जितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं सभी में होनी चाहिए। सभी परीक्षाओं को सभी भाषाओं में सेट करना चाहिए। हमें ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि केवल हिंदी में ही आप परीक्षा दोगे या इंग्लिश में दोगे, क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान कमज़ोर वर्गों के छात्रों को होता है, वंचित वर्गों के छात्रों को होता है। और केंद्र सरकार और जो तथाकथित जनरल क्लास के जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जो इन्फ्लुएंसर लोग हैं, वो चाहते भी हैं कि इस तरह की चीज़ें लागू की जाएं कि कमज़ोर वर्गों के लोग आगे ना आएँ, तो इससे उन्हें नुकसान होगा। तो हमें चाहिए कि हर परीक्षा जो है हर एक लैंग्वेज में होनी चाहिए। दूसरा, उत्तर भारत में एक बड़ी चीज़ आप देखते हैं कि संस्कृत को थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंक्लूड किया है, जबकि संस्कृत का कोई महत्व नहीं है, ना कहीं बोली जाती है, ना कोई पूछता है उसे, ना उसका कोई महत्व है। लेकिन ज़बरदस्ती हम पे इम्पोज की जाती है संस्कृत, और हम संस्कृत सीखते हैं 9th क्लास तक, 10th क्लास तक, 12th क्लास तक। उसके टीचर्स स्कूलों में रखे जाते हैं, पूरे उत्तर भारत में उसके टीचर्स रखे जाते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। उसे ना कोई समझता है, ना उसे कोई पढ़ता है, ना वो कभी भारत के किसी गांव की भाषा रही है। वो एक पिजन लैंग्वेज है जो पर्शियन भाषा, फारसी भाषा और प्राकृत भाषा के मिश्रण से पैदा हुई है। तो संस्कृत जो है मुझे लगता है उसे ड्रॉप कर देना चाहिए। भारत में, उत्तर भारत में थर्ड लैंग्वेज के रूप में हमें एक दक्षिण भारतीय भाषा इंक्लूड करनी चाहिए। बहुत से लोग इसको लेकर कहते भी रहे हैं। और नवोदय विद्यालय में, सभी नवोदय विद्यालय जो हैं देश के, उसमें राजीव गांधी जी ने एक बहुत ही अच्छी सोच थी, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उत्तर भारत के सभी नवोदय विद्यालयों में एक दक्षिण भारतीय भाषा लागू की थी। ये त्रिभाषा फार्मूले के तहत वहाँ लागू की गई थी। वहाँ संस्कृत नहीं बल्कि एक दक्षिण भारतीय भाषा लागू की थी।
और मैं भी नवोदय विद्यालय के छात्र रहा हूँ, इसलिए और भी विश्वास के साथ ये बात बता सकता हूँ। मुझे वहाँ मलयालम पढ़ाई गई थी, लेकिन चूंकि आगे टीचर्स ही नहीं थे, आगे हम लोग उसमें इंटरेक्ट ही नहीं करते थे, नॉर्थ इंडिया में टीचर्स ही नहीं थे, तो मुझे लगता है कि मलयालम में जो मैंने पढ़ा था वो और भी कम मैं भूल चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल चुका हूँ, आज मुझे याद नहीं है। तो अगर वो टीचर्स होते, हम लोग डिस्कस कर रहे होते, तो आज भी मैं मलयालम सीख रहा होता, मलयालम जान रहा होता। तो ये हम लोग कर सकते हैं कि दक्षिण भारतीय भाषा लागू करें और त्रिभाषीय फार्मूले के तहत, और संस्कृत को हम लोग ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश, हिंदी और एक दक्षिण भारतीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़ को रखा जाए। दूसरा ये है कि इंग्लिश जो है उसे कंपलसरी कर सकते हैं। अगर हमें कंपलसरी करना ही है तो पूरे देश के सभी स्कूलों में, मुझे लगता है पहले से ही कंपलसरी है, तो इंग्लिश को कंपलसरी रखा जाए कनेक्टिंग लैंग्वेज के रूप में। अंग्रेजी को हम सब यूज़ करें। जहाँ भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जैसे क्षेत्रीय भाषा ही आती है, तो उसे सभी ऑफिशियल काम ट्रांसलेटर रखे जाएं। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई कन्नड़ व्यक्ति आता है, कर्नाटका का व्यक्ति आता है, तमिल बोलने वाला व्यक्ति आता है, तो हमें उसे उसी भाषा में, उसकी भाषा में ही हमें बातचीत करनी चाहिए, उसकी भाषा में ही हमें उसके डॉक्यूमेंट अवेलेबल करना चाहिए। इंग्लिश को इस तरह से भी कंपलसरी नहीं करना चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, जहाँ पर क्षेत्रीय भाषाओं की एक्सेप्टेंस ही नहीं है, उन पर बात ही नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप लोग को भी लगता है कि कोई सॉल्यूशन है इस भाषा विवाद का, तो आप मुझे बता सकते हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके शेयर कर सकते हैं। मैंने बात की आज कन्नड़ भाषा विवाद की, जो दक्षिण भारत में चल रहा है, और इस पर मैंने प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, क्या उसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उस पर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, फॉलो कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। सबसे महत्वपूर्ण है कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपके पास भी कोई खबर है तो आप हमें भेज सकते हैं। देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। इंडस न्यूज़ टीवी के लिए मैं संतोष राख, नमस्कार।